आज के क्लास में हम 54 के आगे से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और इस बुक के हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कम से कम एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 55 के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एसआरएस लिमिटेड एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2016 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें एक नोट नंबर पड़ा होगा। आपको मैं फिर से बार बार याद कराता हूँ, फिर से भी याद करा रहा हूँ कि जब हमें नोट नंबर दिया होगा तो हम बैलेंस शीट से उसको नहीं यूज करेंगे, उसके नोट नंबर पे जाएंगे और उसके वहां के कंटेंट्स को हमने यूज करके क्वेश्चन करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 1 है, देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है नोट नंबर 2, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 3 एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट नंबर 4। फिक्स एसेट्स दो हैं इनके पास, एक तो टेंजिबल हैं और इनटेंजिबल भी हैं, और इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। फिर इसके बाद हमें करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए, इन्वेंट्रीज दिए और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम मार्केटेबल सिक्योरिटी सपोज करते हुए इसको कैश का इक्विवेलेंट मानते हैं, इसको कैश के साथ जोड़ करके फाइनल आंसर देते समय यूज करेंगे। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 1 में यहाँ पे सरप्लस दिया हुआ है, देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, इसमें आपको 12% डिवेंचर्स दिए हुए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। आपको एक बात फिर से रिवाइज करा दूं मैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं, जबकि पुराने समय में हम इसको और भी कई तरीके से डील करते थे जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपसे। आपको अभी लेटेस्ट वर्जन में क्या करना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके चलना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है तो इनफ्लो ऑफ फंड्स, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया तो इसका नाम आपने उनके पैसे वापस कर दिए हैं, वो आउटफ्लो ऑफ फंड्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और इन्वेंटरीज में स्टॉक इन ट्रेड। एडजस्टमेंट दी हुई है कि 50,000 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31st March 2016। देखिए आज क्लोजिंग डेट जो है वो 31st March 2016 है। यहाँ पे 1,75,000 के डिबेंचर्स शुरू में थे और आज है 2,25,000 के। तो इसका जो अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स हमने और इशू किए हैं। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि 1,75,000 के डिबेंचर्स पहले से इशूड पड़े हुए थे, 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स आपने और इशू किए हैं, और इस तरीके से अभी इस समय 2,25,000 के डिबेंचर्स हैं। अब इन्होंने कहा कि ये जो 50,000 के डिबेंचर्स अभी इशू किए हैं वो आज की डेट में इशू किए हैं, 31st March 2016 आज की डेट है। तो अगर आज इसको इशू किया गया है तो जो 50,000 के डिबेंचर्स हैं उनको आज आते ही इंटरेस्ट नहीं मिल जाएगी, तो उनको हमने इंटरेस्ट नहीं देनी है। यानी कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा वो 1,75,000 जो शुरू से डिबेंचर्स आ रहे थे उनके पैसे को हमने जो यूज किया है उनको ही केवल हमने इंटरेस्ट पे करना है। यानी कि 1,75,000 के जो डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे जो कि 12% उसका रेट है, और जो नए डिबेंचर आपने इशू किए उसको इंटरेस्ट आप नहीं दोगे क्योंकि उनको आज ही इशू किया, अब इनको इंटरेस्ट मिलेगी पर आने वाले समय में आगे से। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 on which accumulated depreciation was 20,000 was sold at a loss of 5,000। इस साल हमने एक मशीन को जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, जो कि 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग चुका था जिसके ऊपर, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 पड़ा हुआ है, उसको हमने 5,000 के लॉस पे बेच दिया। यानी कि 40,000 की मशीन 20,000 डेप्रिशिएट हो जाने के बाद उसकी बुक वैल्यू आज कितनी बच रही होगी 20,000, और उसको 5,000 के लॉस में बेचा। यानी कि 20,000 की मशीन को हमने 5,000 कम करके 15,000 रुपीज में बेच दिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक तो वर्किंग नोट बनाना होता है। आपने इतने सारे काफी सारे लेक्चर्स इसके अटेंड कर लिए, बस समझ लिए, और साथ के साथ आपको कुछ अकाउंट्स भी बनाने होते हैं।
यहाँ पर हमें मशीनरी के एडजस्टमेंट दी हुई है, तो मशीनरी का हम अकाउंट बनाएंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में भी नीचे कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना चाहिए। कई बार ये इस बात का अक्सर कंफ्यूजन होता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाना है, कब नहीं बनाना है। देखिए, जब भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं डेप्रिसिएशन के, और साथ के साथ कुछ डेप्रिसिएशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको उसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना होता है। डेप्रिसिएशन का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, वो उसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो नाम कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं है, ये देखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए। यहाँ पर जो हम लोग पिछले कई क्वेश्चंस में बनाते आ रहे थे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, उसका अकाउंट अब इस बार नहीं बनाएंगे। उसका अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। वैसे भी आपके जो सिलेबस में है वो एसेट्स के अकाउंट है, उसके साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, इतनी ही एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम जल्दी से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिनके अकाउंट बनाने, उनके अकाउंट्स को बनाते हैं, और इसके लिए मैं आपके साथ चल रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहला जो है अकाउंट बना रहा हूं मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ऊपर नाम भी लिख देते हैं जी, हम शॉर्टकट में लिख दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपने काफी दिनों से बना ही रहे हो, आपको याद ही है कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में। तो टू बैलेंस कैरी डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 70,000 और 1,05,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1,05,000। जितना भी डेप्रिसिएशन आप साल में चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन लिख लो या स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख लो, ये जो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है वो आप यहां पर लिखते हो, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये मैंने आपको बता दिया, और आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो आप यहाँ पर बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ही अल्टीमेटली शिफ्ट होना है। कुल मिला के अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात समझें, तो आपको मैं ये भी बात कहूंगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब चूंकि बहुत दिनों से हम आगे आ चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लेके ही चल रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और इस जगह पे क्लोजिंग, और जितना डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है वो यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम डेप्रिसिएशंस को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग का डेप्रिसिएशन, फिर न्यू डेप्रिसिएशन और फिर क्लोजिंग बैलेंस। इसके साथ के साथ हमें पैरेलल में एक एसेट जिसका हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, उस एसेट का अकाउंट भी बनाना चाहिए। तो एसेट जो थी वो हमारे यहाँ पे मशीन है, तो हम मशीन का एक अकाउंट बना रहे हैं। मशीन चूंकि एसेट है, और एसेट्स जितनी भी होती हैं उन सबके ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होते हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस कैरी डाउन मैंने यहाँ पे लिख दिया। एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,22,500, मशीनरी का बैलेंस है, और क्लोजिंग है 8,37,500। तो 8,37,500 ये बैलेंस है, और साथ के साथ ओपनिंग है 5,22,500। आपको जल्दी जल्दी से जो 3 रूल होते हैं वो मैं रिकॉल करवाता हूं। जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे होते हो तो 3 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है कि आप जब एसेट का बैलेंस लिखोगे, तो एसेट के बैलेंस लिखते समय देखिए यहाँ पर मशीन के बैलेंस की बात करें तो मशीन का यहाँ पर 8,37,500 है, इसमें से 1,05,000 माइनस होकर के 7,32,500 का बैलेंस दिया हुआ है। तो एसेट का जो बैलेंस होगा वो कॉस्ट वाला लेना है, ओरिजिनल बिफोर डेप्रिसिएशन जो बैलेंस है उस डेप्रिसिएशन को लेना होता है, बिफोर उस फिगर को लेना होता है, बिफोर डेप्रिसिएशन वाले को।
यानी कि फिगर कौन सा लेने है, 5,22,500 और 8,37,500। दूसरे शब्दों में कह लें कि जो एसेट का अकाउंट है वो कॉस्ट पे मेंटेन होगा, जिसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट ना हुआ। पहला रूल। दूसरी बात क्या है कि जब आप एसेट अकाउंट बनाओगे तो आप नॉर्मली यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा करते थे, वो डेप्रिसिएशन अब आपको यहाँ नहीं लिखना है। अब डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा करते थे वो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, उस डेप्रिसिएशन अकाउंट में। उसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, उसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता था वो अब एसेट के अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसका एक अलग अकाउंट बना हुआ है। तो ये दूसरा रूल हो गया। और तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई एसेट सेल हो जाती है तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन वहां इकट्ठे पड़ा हुआ है उस एसेट के अकाउंट में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा कि ऊपर से डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद हो जाएगा और नीचे से उतने पार्ट का वो एसेट का अकाउंट बंद हो जाएगा। क्यों एसेट और एसेट के अकाउंट को बंद करना है, क्यों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बंद करना है, क्योंकि भाई वो चीज बिक गई है, वो खत्म हो गई है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहला रूल फॉलो किया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको ऐसा लिखना नहीं है। ये जो बैलेंस लेने हैं ये कॉस्ट पे लेने हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन बैलेंस लिखने हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं लिखना है, मैंने नहीं लिखा। और तीसरा ये कि अगर कोई मैं एसेट सेल करूंगा तो उसके बैलेंस के जो जितना उसका उस पर्टिकुलर एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ, जो इकट्ठे डेप्रिसिएशन पड़ा है, उसको मैंने मूव करना है। ये तीन बातों का ही ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। कह रहे हैं कि ये जो मशीन थी ये 40,000 की थी और इसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो सबसे पहले तो हमें बुक वैल्यू पता करनी होती है। बुक वैल्यू का मतलब आज की उसकी वैल्यू कितनी, आज की बुक्स में उसकी कितनी वैल्यू है। तो 40 की कॉस्ट थी, 20 डेप्रिशिएट हो गई थी, उसकी आज की बुक वैल्यू है 20,000। 20,000 वाली एसेट को 5,000 के लॉस पे बेचा, यानी कि हमने कितने में बेचा उसको, 15,000 में। तो हम सेल के पार्ट को रिकॉर्ड करें तो हम लोग लिखते हैं बाय बैंक और ब्रैकेट में क्लियर करते हैं हम लोग कि ये सेल कर रहे हैं और कितने में सेल कर रहे हो आप, 15,000 में। इसके अलावा आप यहाँ पर जितना भी नुकसान होता है उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में शिफ्ट करते हो और ब्रैकेट में आप लिखते भी हो जी ये लॉस ऑन सेल है, लॉस ऑन सेल 5,000। तीसरी एक बात जो थर्ड रूल था वो भी ध्यान आपको रखना है कि अगर कोई एसेट बिक गई है तो उसका जितना डेप्रिसिएशन इकट्ठे पड़ा हुआ है उसको हमने मूव कर देना है। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उस डेप्रिसिएशन के पार्ट को, देखिए यहां से हमने सारे डेप्रिसिएशन को इकट्ठे किया है और इधर से वो माइनस हो गए, तो इधर से मूव कर देंगे। अब कहां पर मूव कर देंगे उसको, उस एसेट के अकाउंट में। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि उस एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 है जो हमने बेची है, तो इसको हम यहां से भिजवाएंगे इसके मशीन के अकाउंट में 20,000। और जब एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या बनती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीन, और मशीन के अकाउंट में क्या हो जाएगा, इसकी पोस्टिंग हो जाएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी कि ऐसे में क्या होता है कि ऊपर से डेप्रिसिएशन मूव होकर यहाँ पर आता है अगर वो एसेट सेल कर दी गई है, केवल उस एसेट का पार्ट का डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। हमने जो भी रिलेटेड पार्ट थे उनको पोस्ट कर दिया है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अब हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंस करके देखेंगे कोई हिडन इंफॉर्मेशन है तो वो हम पता करेंगे। क्रेडिट साइड बड़ा है, इसको हम टोटल करते हैं और अगर टोटल कर रहे हैं तो 8,77,500 यहाँ पे आ रहा है। 8,77,500 में से 5,22,500 को माइनस कर देते हैं तो इस जगह पर 3,50,000 का बैलेंस आने लग गया। अब यहां पर डेबिट में तीन चीजें आती हैं यूजुअली, एक ओपनिंग बैलेंस, दूसरा आपने अगर कोई एसेट परचेज कर रही है तो उस परचेज की एंट्री, और तीसरा अगर कोई प्रॉफिट ऑन सेल।
अब देखिए ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, प्रॉफिट तो है नहीं, यहाँ पे लॉस था जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो इस समय जो बैलेंस आ रहा होगा वो क्या डिनोट करेगा कि इतने रुपए की आपने परचेज करी है। तो हिडन इंफॉर्मेशन क्या निकली कि आपने कितने रुपए की मशीनरी परचेज करी है, और ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे कि भाई ये हमने बैलेंस करके पता किया है। अब हम इसी तरीके से एक्युमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को भी बंद करेंगे। एक्युमुलेटेड डेप्शन को बंद करते हैं तो यहाँ पर टोटल हो रहा है 1,25,000 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 70,000 को, तो इस जगह पर 55,000 रुपीज का बैलेंस आने लग गया। और इसको हम लिख भी देंगे कि भाई ये हमने बैलेंस करके पता किया, ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70,000 रुपीज के एसेट्स के डेप्रिसिएशन पहले से लगे हुए थे, 50,000 रुपीज का डेप्शन इस बार चार्ज किया गया, 55,000 का डेप्शन इस बार चार्ज किया गया, और टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गए 1,25,000। इसमें से 20,000 के डेप्शन को बाहर कर दिया क्योंकि उसकी एसेट सेल हो गई थी। और अब जो एसेट्स पड़ी हुई हैं, जो मशीन पड़ी हुई है, उनका डेप्रिसिएशन है 1,05,000। तो हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट में सबसे पहले शुरू करने से पहले काम करना होता है कि वो अकाउंट बनाने होते हैं हमें, वो अकाउंट हमने बना लिए। अब हम शुरू करेंगे एक वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट आपको पता है कि सरप्लस से स्टार्ट किया जाता है, और इसके अंदर हम आपसे रिलेटेड अगर बात करें तो 4 चीजों को हम ऐड करते हैं, जो कि हमने काफी बार डिस्कशन किया हुआ और मैंने इसी फॉर्मेट को स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सरप्लस कितना है। अगर हम सरप्लस की बात करें तो हमारे पास जो सरप्लस आ रहा है वो आ रहा है 50,000 और 1,25,000 का डिफरेंस ले लें तो ये आया जी आपका 75,000 रुपीज। तो 75,000 रुपीज का हम सरप्लस लिख लें। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर। अब देखिए ये लास्ट ईयर का प्रोविजन है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रहे हैं, और ये करंट ईयर का प्रोविजन है। तो जब दो फिगर दिए होते हैं हम इसका डिफरेंस कभी नहीं यूज करते, कभी भी डिफरेंस से प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं यूज किया जाता, ये आपको याद रखनी बात। बाकी सब चीजों को डिफरेंस लेके हम करते हैं। तो इस बार प्रोविजन कितना बनाया गया था? इस बार प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर था 1 लाख रुपीज का। अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो वहां से हमें पता चलता है, और अगर अकाउंट नहीं बनाते हैं तो करंट ईयर फिगर को हम यहाँ पे लेते हैं और उसको हम वापस ऐड करते हैं। ऐड करने के पीछे रीजन क्या है कि अभी ये प्रोविजन क्रिएट किया गया है, इसमें कहीं पर रुपए गए नहीं है, और एक्चुअल में जो पेमेंट करी गई होती है वो लास्ट वाली करी गई होती है। तो जो एक्चुअल पेमेंट है लास्ट ईयर वाली, उस पेमेंट को हम एज ए डिडक्शन शो करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो 1 लाख रुपीज का जो प्रोविजन है उसको हम लिख दें। इस क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड कुछ भी नहीं है, इंटरिम डिविडेंड कुछ भी नहीं है, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स कुछ भी नहीं है। तो 1,75,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आपका आ गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पा गए हैं। अब इसको हम लिख दें और इससे अब हम क्वेश्चन करना शुरू करें। 1,75,000 लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जो कॉमनली आप चीजें लेते हो, आपको याद ही होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ये 3-4 चीजें तो हर क्वेश्चन में कॉमन है। बाकी इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो बहुत अनकॉमन है, जो नहीं आती, वो सारी चीजें मैं आपको पुराने लेक्चर्स में लिखवा भी चुका हूं और आपको बता भी चुका हूं। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन कितना था। डेप्रिसिएशन का मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर के लिए क्या था, आपने एक एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बनाया हुआ था और उसमें से पता चल रहा था आपको कि कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर था। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो है आपका 55,000 रुपीज।
तो डेप्रिसिएशन हम लोग लिख दें 55,000। डेप्रिसिएशन के साथ में ही हमें एक बात और ध्यान देनी चाहिए, मिलता जुलता टर्म है अमोर्टाइजेशन। फर्क क्या होता है कि अगर कोई इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, तो उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट भी थी क्वेश्चन में, तो उस इनटेंजिबल एसेट के लिए हम चलते हैं और देखते हैं कि उसमें तो नहीं कोई पार्ट राइट ऑफ किया गया। देखिए यहाँ पे 6th पॉइंट में इनटेंजिबल एसेट्स दी है और वो है गुडविल। गुडविल जो है वो 75,000 की थी, अब गुडविल जो है 50,000 की हो गई है। अगर गुडविल कम हो गई है तो इसके अलावा गुडविल राइट ऑफ करी गई है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी है? 25,000 की। इसके बाद हम लोग जो कॉमनली चीजें लेते हैं वो क्या होता है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट। हमने एक अकाउंट बनाया था मशीन का अकाउंट, और उसमें क्वेश्चन में ही क्लियरली एक्सप्रेस था कि मशीन को जो है हमने 5,000 के लॉस पे बेचा था। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को हम क्यों ऐड कर रहे हैं? देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है कि मशीन का हम व्यापार नहीं कर रहे, मशीन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग पार्ट जो है या नॉन कैश पार्ट है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं हम लोग, जो आ चुके हैं और उनको हमने नलिफाई करना है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। और हम इस जगह पे लिखते भी हैं कि एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसका मतलब क्या है कि अब हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं, जो नॉन कैश चीजें या नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं। तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो आपका आ गया 5,000। इसके अलावा अब आप देखिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी होगा, वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है हमने कि जो इंटरेस्ट निकालनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। जो 50,000 के नए डिवेंचर इश्यू किए थे उसको हमने इंटरेस्ट नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि वो आज ही आए। अगर आज इश्यू किए गए, अभी आए, तो आते थोड़ी ना इंटरेस्ट मिल जाएगी। जब 1 साल का पीरियड निकल जाएगा तब ब्याज दी जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर से उनको ब्याज मिलेगी। तो अभी तो हम सिर्फ किसको ब्याज देंगे? जो ओपनिंग बैलेंस था और जो कि था 1,75,000 का। तो 1,75,000 का आप कैलकुलेट कर लीजिए 12%। 12% कहां से आया? ये डिवेंचर्स के ऊपर 12% का आपने इंटरेस्ट देना है। तो 1,75,000 का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं भाई 12%। तो 12% आ रहा है 21,000 रुपीज। 21,000 तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 21,000। इसके अलावा यहाँ पर बी पार्ट में आने वाला कुछ और भी चीजें नहीं है, और सी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो अब हम नील वाला पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि कुछ भी नहीं है रिड्यूस होने के लिए। तो टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 55 प्लस 25 और ये हो जाएगा आपका 1,06,000। और इसको अगर हम 175 के साथ प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2,81,000। तो हम पहले वाले पार्ट पर आ गए और हमने ये पता कर लिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया। तो अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल का कोई भी पार्ट इफेक्ट में नहीं लिया है। अब हम वर्किंग कैपिटल के पार्ट को लेके चलेंगे। वर्किंग कैपिटल के पार्ट के लिए क्या करना होता है? आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसीडर करना होता है। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही होती हैं तो ऐड करते हैं, इंक्रीज हो रही होती हैं तो हम उसमें उसको भी ऐड कर, इंक्रीज होती हैं करंट लायबिलिटीज तो उसको हम ऐड करते हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएं और डिक्रीज हो जाए करंट लायबिलिटी तो उसको हम लेस करते हैं। रीजन क्या है कि जब करंट एसेट डिक्रीज होती हैं और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हमारे पास इनफ्लो होता है, पैसे आते हैं। आएंगे तो प्लस होगा, जाएंगे तो माइनस होगा। तो अब इस पार्ट के लिए हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे और क्वेश्चन में हम जाएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के पार्ट में।
सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी से शुरू कर रहे हैं। करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए नोट नंबर 3 है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए नोट नंबर 4 है। तो 3 में बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये आपको पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करना होता है। 4 में प्रोविजन फॉर टैक्स है जिसको सेपरेटली डील करना होता है। तो यानी कि हम इस पार्ट को कंसीडर कर चुके हैं और एक पार्ट को हमने आगे कंसीडर करना है। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी से कुछ भी हमें काम की चीजें नहीं है जो हमें कंसीडर करनी है। अब हम आते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स में ये तो कैश है और करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो जब कैश इक्विवेलेंट्स को कंसीडर करेंगे तब हम इसको वहां पर डील करेंगे। तो कुल मिला के बचता क्या है, हमारे पास आ जाती हैं इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज के लिए नोट नंबर 7 दिया हुआ है। हम नोट नंबर 7 पे चलते हैं और देखते हैं कि इन्वेंट्रीज में क्या दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज में दिया हुआ स्टॉक, और स्टॉक इन ट्रेड लिखा हुआ है जो कि 36 का था, अब वो इंक्रीज होके 61,000 का हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि एक करंट एसेट आपकी बढ़ गई है। अगर करंट एसेट बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पैसे गए होंगे। तो आप कहां पर आओगे, आप एफ पार्ट में आओगे, और यहाँ पर हेडिंग भी है हमारी इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये हेडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कितनी हमारी इन्वेंट्रीज में चेंजेस हुआ। इन्वेंट्रीज के अंदर क्या था, स्टॉक। हमने अगर डिफरेंस निकाला तो स्टॉक का और इसका डिफरेंस आ गया 25,000 रुपीज का। अब देखिए यहाँ पर ई और एफ में आने के लिए कुछ भी और नहीं है, केवल एक ही चीज थी जो हम ऑलरेडी लिख चुके। तो इस पार्ट के लिए हमने यहाँ पर ब्लैंक डाल दिया। प्लस होने के लिए कुछ भी नहीं है, लेस होने के लिए स्टॉक है 25,000 रुपीज, और इसमें माइनस हुआ होगा तो टोटल बैलेंस हमारा जो है 281 था। इसमें से हम 25,000 रुपीज माइनस कर दें तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो शो करेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये आपका आ रहा है जी 2,56,000। 2,56,000 लिख दिया। इसके बाद हमने अब जो भी टैक्स का पेमेंट इस बार किया था उस टैक्स के पेमेंट को लिखना होता है। तो हम इसके लिए चलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स पे, और प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो लास्ट ईयर का फिगर होता है वो पार्ट हम ये मान के चलते हैं कि इस बार उतना पेमेंट किया गया था। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हमारा पेमेंट किया गया था 62,500। प्रोविजन फॉर टैक्स बना है तो उतना ही हमने ये माना होता है कि उतना पेमेंट हमने इस बार किया होगा। और आज का जो प्रोविजन है वो क्या है, हमारा नॉन कैश एक्टिविटी। वो अभी प्रोविजन क्रिएट किया, अभी अगले साल उसका टैक्स पेमेंट करेंगे। तो 62,500 का हमने जो है वो पेमेंट किया होगा। इसमें से माइनस करेंगे हम 62,500। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे है भी नहीं और आपके सिलेबस में भी ये हट गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम नील लिख दें और 2,56,000 में से 62,500 को अब हम डिडक्ट कर दें। तो यहाँ पर आ रहा है बैलेंस 1,93,500 रुपीज आएगा। इतने रुपए का कैश फ्लो हुआ और हम आंसर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमने इसके बाद शुरू करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको ये देखना होता है कि कौन कौन सी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में चेंजेस हुए हैं। यहां पर केवल नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के चेंजेस को ही लिखा जाता है। कुल मिला के अगर हम बात समझें तो नॉन करंट एसेट्स जो हेडिंग है उसके कंटेंट्स के चेंजेस को सिर्फ यहाँ पे लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जो हम आगे सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, पर अभी 99.99% क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जिसमें आप केवल नॉन करंट एसेट्स के चेंजेस को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स को
फिर से देखना चाहिए अगर आप भूल गए। कुल मिला के जो याद रखने के लिए बात होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये मेन पार्ट यहाँ पर आते हैं। तो इन एंड आउट मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो इसको लिखें और चाहे तो ना लिखें। लिखना होगा तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो वर्ड लिखिएगा। हम चलते हैं सबसे पहले मशीनरी पे, और मशीनरी के लिए हमने क्या किया था कि एक अकाउंट बनाया हुआ था। हम अकाउंट पे चलेंगे और अकाउंट हमें बताएगा कि हमारे मशीन में क्या बाइंग थी और मशीन की क्या सेलिंग थी। ये मशीन अकाउंट पे आते हैं और मशीन अकाउंट में देखिए आपको दिया हुआ है कि आपने सेल करी थी 15,000 रुपीज की और आपने परचेज करी है मशीन 3,50,000 की। जब आप मशीन खरीदते हो तो पैसे जाएंगे होंगे आपके पास, जा रहे होंगे, और जब आप सेल करते हो तो आपके पास पैसे आ रहे होंगे। आने का मतलब इनफ्लो और जाने का मतलब आउटफ्लो। तो चलिए अब हम आते हैं और इस पे लिखते हैं। तो इनफ्लो में लिख दे रहे हैं जी सेल ऑफ मशीन, और एक परचेज भी है, हम परचेज ऑफ मशीन भी लिख दें। तो सेल ऑफ मशीन एंड परचेज ऑफ मशीन। यहां पर जो सेल ऑफ मशीन थी वो थी आपकी 15,000 रुपीज की, हमने अभी अकाउंट में देखा था। और जो परचेज ऑफ मशीन थी वो थी आपकी 3,55,000 रुपीज की। सेल ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन के अलावा अब हम एक बार चलेंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें नॉन करंट में दी गई थी। ये है हमारी नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग। इसको यूज करते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। तो टेंजिबल में मशीनरी थी जिसकी हम डिटेल्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। इनटेंजिबल में गुडविल थी जो कि राइट ऑफ करी गई थी। और अब बचती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट है तो 50 से ये 75 की हो गई। पहले 50 की थी, अब 75 की हो गई, यानी कि 25,000 रुपीज के आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और खरीदी है। जब आपने और खरीदी होंगी तो आपके पास से पैसे जा रहे होंगे। तो हम यहां पर आएंगे और लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने के लिए आपने 25,000 रुपीज की। इसके अलावा यहां पर और कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको। टोटल कर देते हैं, यहां पर आउटर कॉलम में आते हैं तो ये आ रहा है जी 15,000, आय 15,000 है, और खर्च कितने हो गए, यूज कितना हो गया है 3,80,000, और 3,80,000 अगर चला गया है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, आए 15, गए 380, तो -365 हो गया। तो 3,65,000 आपका माइनस हो गया। तो आप आंसर लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम शुरू करते हैं अपनी थर्ड एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेसिकली हमें दिखाना होता है कि कहां से फाइनेंसेस आए और कितने हमने फाइनेंसेस को वापस कर दिया। कुल मिला के अगर हम अपने याद रखने के लिए बात करें तो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स या बोरोइंग्स, ये इसमें क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ उसको देखते हैं। इससे इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ उसको देखते हैं। और इसके अलावा अगर उसके ऊपर लोन्स के जो इंटरेस्ट हैं या जो उनके डिविडेंड्स हैं उनको भी हम यहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्या क्या पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर कैपिटल में चेंज क्या है कि 3,50,000 से चेंज होके ये हो गया है 4,50,000, यानी कि 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो गए। 1 लाख रुपीज इंक्रीज कब होंगे, जब हमने शेयर इश्यू किए होंगे। भाई पहले 350 था, अब 450 है, तो कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने और शेयर इश्यू किए होंगे, और जब हमने शेयर इश्यू किए होंगे तो हमारे पास पैसे आ रहे होंगे।
तो हम इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते हैं यहाँ पर। तो इनफ्लो में हम लोग लिखेंगे पैसे आ रहे हैं हमारे पास, कहाँ से आ रहा है कैश, इशू ऑफ शेयर से, और कितना आ रहा है हमारे पास 1 लाख रुपीस। और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं आउटफ्लो, अगर हमारे पास से पैसे जा रहे हो। कुल मिला के यहाँ पर शेयर्स, बोरोइंग्स, इस पे ही ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं शेयर्स बोरोइंग्स में। आगे हमारे पास क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है कि 1,75,000 से 2,25,000 हो गया है, और इसका नोट नंबर 2 पड़ा हुआ। नोट नंबर 2 में आपको ध्यान होगा डिबेंचर्स लिखे हुए थे। तो 175 से 225 होने का मतलब क्या है कि 50,000 रुपीज के डिबेंचर आपने और इश्यू किए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इश्यू किए डिबेंचर और हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के इश्यू करने से हमारे पास 50,000 रुपीस आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बात आपको जो ध्यान देनी थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट को भी अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या चेंज है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, पहले देखिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, पहले ये था 37,500, अब ये हो गया 75,000, यानी कि 37,500 और बढ़ गया है। और अगर 37,500 और बढ़ गया है तो इसका अलावा हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है और हमारे पास पैसे आए होंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसे आए हमारे पास और डिफरेंस निकाला तो 37,500 से 75,000 हो गया, डिफरेंस भी 37,500 ही आएगा। अब देखिए जब हम इतना पार्ट लिख चुके होते हैं तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि हमने इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करी है या इनके ऊपर कोई डिविडेंड्स पे करें, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे डिविडेंड्स का तो पार्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करी थी और हमने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बी पार्ट में लिखी थी और उसको हमने वहां लिख करके क्या किया था, बाहर किया था। वहां से क्यों बाहर किया था, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ में इन्वॉल्व होकर पीएल में लगा हुआ था, वो वहां पर नहीं लगना चाहिए था, वो आना कहाँ चाहिए हमारे हिसाब से, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो वहां से हम निकाल के यहाँ लेके आ रहे हैं। जब उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक बनाया, उस समय तो वहीं पे लिखा जाना चाहिए था, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो प्रॉफिट एंड लॉस से क्योंकि बैलेंस लेके चलते हैं तो उसको वहां से शिफ्ट करके हम यहाँ लाते हैं। तो वहां से हमने उसको निकाला और इसको यहाँ पर लाके दिखा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर निकालना था 1,75,000 के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%। तो ये हमारा आया था बैलेंस 21,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारे पास जो पेमेंट्स आई हैं, जो इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 37,500, यानी कि 1,87,500 रुपीज हमारे पास आए हैं। और हमारे पास से 21,000 रुपीज आउटफ्लो भी हुआ है, गए भी है। तो इसमें से अब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट फिगर आ रहा है वो हमारा हो जाएगा कैश जनरेटेड, उतने रुपए का कैश हमारे पास आया। तो इसका अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है जी 1,66,500। अब ये जो आपके पास 1,66,500 आया, ये पैसे आए हैं, इसलिए जब आ रहे होते हैं तो हम लिखते हैं जी कैश जनरेटेड, इतने रुपए का कैश हमारा बढ़ गया। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन तीनों एक्टिविटीज को हम प्लस माइनस करके देखते हैं कि फाइनली हमारे पास चेंज क्या हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी पे चलेंगे, फिर सेकंड एक्टिविटी पे चलते हैं और उनके बैलेंसेस को लिखते हैं कि कितना कितना आ रहा था। तो फर्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में आपके पास 1,93,500 रुपीज आए हैं, कैश फ्लो हुआ है। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं प्लस हुआ है 1,93,500। सेकंड वाली एक्टिविटी में यूज हुआ है हमारा पैसा, चले गए हैं पैसे 3,65,000 रुपीज, 3,65,000 आउटफ्लो गया।
तो हम लोग लिख देंगे भाई कि यहाँ पर हमारे पास से माइनस हो गया है इस वाली एक्टिविटी में 3,65,000 रुपीज, और थर्ड एक्टिविटी में 1,66,500 जनरेट हुआ है, आया है हमारे पास, इस जगह पे हमारे पास पैसे आए हैं। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे प्लस हुआ है हमारे पास 1,66,500 रुपीज। अब तीनों को प्लस माइनस करके हम इसमें देखेंगे कि चेंज क्या हुआ। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं और चेंज को नोटिस करते हैं तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, -5,000। तीनों को प्लस माइनस करके क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस हो रहा है 5,000। अब -5,000 हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पे, और हमारा अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों का सम अप करते हैं और जो चेंजेस हुए उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ड्यूरिंग द ईयर लिखना चाहिए, इतने रुपए का डिक्रीज हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 5,000 रुपीज जो है हमारे क्या हुए, कम हो गए, माइनस हो गया 5,000। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, और इसके बाद हम लोग मिलाते हैं इसको क्लोजिंग बैलेंस से। तो अब हम क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के क्या डिटेल्स दी हुई है। देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो दिया हुआ 26,500, और आपको बात याद करानी कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटी सपोज करते हुए और ये मानते हुए कि इस वजह से तुरंत मिल जाएंगे, इसको हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स हम लोग लिख लें, करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो थी भाई 35,000 की, यहां पे 35,000 लिखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं वो है हमारे 26,500 ओपनिंग के, और इस तरीके से इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 61,500। अगर ये 61,500 है और 5,000 इसमें से माइनस हो गया है, तो क्लोजिंग जो कैश है होना चाहिए आपके पास 56,500 रुपीज। 5,000 माइनस में था, 61,500 जो है वो आपका बिगिनिंग का था, 61,500 में से 5,000 रिड्यूस होके 56,500 होना चाहिए। अब आप इसको चेक करोगे कि क्या आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड इतने हैं क्या। तो हमें इसमें क्या क्या लेना होता है, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट्स लेनी होती हैं हमें, और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो क्लोजिंग में देखिए दिया हुआ है आपको 20,000 और 36,500। तो हम इसको लिखते हैं 20,000 है ये, और 36,500 है ये, और इसको अगर आप टोटल करते हो तो ये जो टोटल है इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। अब हम इसी कड़ी में चलते हुए आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन को अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स दिए हुए हैं। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर के कंटेंट्स को देख लें। 56 from the following balance sheet of Meshi Limited as at 31st March 20 prepare cash flow statement। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, इसमें एक नोट नंबर पड़ा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिवेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन है, ट्रेड पेबल्स हैं, और फिक्स एसेट्स टेंजिबल में नोट नंबर 2 पड़ा हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट्स में और नोट में क्या दिया हुआ है। नोट टू अकाउंट में यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है,
जनरल रिजर्व दिया हुआ है और सरप्लस दिया हुआ है, मशीनरी कॉस्ट पे दी हुई है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। एडजस्टमेंट में दिया ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,40,000, accumulated depreciation provided there on 1,10,000 was sold for 20,000 rupees। एक मशीन जो है वो आपने कितने में बेच दी है? 20,000 रुपीज में। देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और मशीनरी भी दी हुई है और उनकी एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है। चूंकि इनकी एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिए हुए हैं एक्यूमुलेटेड डेप्शन के, तो एक एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट भी बनाना चाहिए और आपको एक मशीनरी का अकाउंट भी बनाना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की दी हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी एसेट है और एसेट की जब एडजस्टमेंट दी होती है तो आपको उसका अकाउंट बनाना होता है। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और एक मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। एज यूजुअल हम लोग पहले एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए 1,90,000 एंड 2,40,000। इन बैलेंसेस को लिख देते हैं। 1,90,000 एंड 2,40,000। इस जगह पर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख लें, या हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, बाय डेप्रिसिएशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। अब कुल मिला के यहाँ पर क्या आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने डेप्रिसिएशन साल भर में लगाया। बेसिकली इसके 3 कंटेंट्स होते हैं, शुरू का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो इस बार डेप्शन लगाया, और एक बात और आ जाती है कि अगर कोई एसेट सेल करी है तो उसके डेप्शन को हम यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्शन को मूव करते हैं उस एसेट के अकाउंट में, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इधर से डेप्रिसिएशन खत्म हो जाता है उस पार्ट का जो एसेट सेल हो गई है, और दूसरी तरफ से उस एसेट का अकाउंट क्लोज हो जाता है। दूसरा हमें यहाँ पर बनाना है मशीन का। चूंकि ये एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, वी विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ध्यान देने की, रूल नंबर 1, जब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बना रहे होते हो तो ये बात पे ध्यान देना होता है कि जो कॉस्ट है वो बैलेंस से स्टार्ट करना होता है। यही पहला रूल है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन के सिस्टम में क्या करना होता है, आपने कॉस्ट से शुरू करना होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट लिखा भी हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर बिफोर डेप्शन वाले फिगर को यूज करना है, तो दे आर 14 लाख एंड 21,40,000। तो 14 लाख एंड 21,40,000। इसके बाद अब हम एडजस्टमेंट पे चलते हैं और एडजस्टमेंट में देखते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। एक बार उस बात को समझते हैं। लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,40,000, जिसकी कॉस्ट 1,40,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 1,10,000, जिसके ऊपर 1,10,000 रुपीज का डेप्शन लग चुका था। यानी कि आज की बुक वैल्यू कितनी थी, 140 की थी, 1,10,000 माइनस हो गई तो बुक वैल्यू कितनी हुई, 140 माइनस 1,10,000, यानी कि आज की उसकी बुक वैल्यू है 30,000 एंड वाज सोल्ड फॉर 20,000, और उसको हमने कितने में बेच दिया, 20,000 में।
तो 30,000 की एसेट को बेचते हो आप 20,000 में, तो आपका हो गया यहाँ पे 10,000 रुपीज का लॉस। तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि सेल किया है हमने, और साथ के साथ हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इसके लॉस को भी भिजवाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और यहाँ पर भी मेंशन करेंगे कि लॉस हुआ। और फिर से मैं आपको बता दूं कि 1,40,000 की थी, 1,10,000 डेप्रिशिएट हो चुकी थी, आज की बुक वैल्यू 30,000 थी और सेल किया गया उसको 20,000 में। तो जब उसको 20,000 में सेल किया गया तो 10,000 रुपीज का इसमें लॉस हो गया। 3 रूल लिखने होते हैं, फॉलो करने होते हैं जब एक्यूमुलेटेड ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन कर रहे हो। पहला रूल क्या कि ये कॉस्ट पर बैलेंस होने चाहिए, जो हमने रूल फॉलो किया है ये कॉस्ट पे होने चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा, हमने यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है। तीसरा ये कि जो डेप्रिसिएशन, अगर कोई एसेट सेल हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर होगा, उधर से वो डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा और इधर से वो एसेट खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एसेट सेल हुई थी उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड पड़ा हुआ है और वो क्वेश्चन में बताया गया है कि उसका डेप्रिसिएशन था 1,10,000 रुपीज। तो 1,10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम मूव करेंगे। हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाते हैं और जो एसेट सेल हो गई है उसका डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में भेज देंगे। 1,10,000 रुपीज का एंट्री हो जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीन, और मशीन अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। केवल उस पार्ट का डेप्रिसिएशन यहाँ शिफ्ट होके आएगा जो पार्ट सेल हुआ है, और ये हमेशा इस अकाउंट से उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होके आ रहा होगा। ये देखिए यहां से हमने क्या किया, इसको इधर पे मूव कर दिया। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही मूव करते हैं। आगे चलते हैं, अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं। तो कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, अगर कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो अब हम इन अकाउंट्स को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन के अकाउंट को बंद करते हैं। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 3,50,000, और इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो 3,50,000 में से 1,90,000 को अगर हमने माइनस किया तो ये आ रहा है आपका 1,60,000, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो है 1,60,000। अब हम इसी तरीके से आगे चलते हैं और अब बंद करेंगे हम मशीनरी के अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट में है 21,40,000। ये एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का अमाउंट जो है वो लिख दूं मैं क्लियरली जरा। तो ये टोटल आ रहा है 2140, 110, 10 और तो 30, 40, ये हो रहा है जी आपका 22,80,000। 22,80,000, और इस जगह पर बैलेंस आ जा रहा है आपका 8,80,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये शो करता है कि इतने रुपए की आपने परचेजेस करी होंगी, और हम साथ के साथ ये भी क्लियर करेंगे कि भाई ये बैलेंस करके निकाला गया है। तो 8,80,000 की हिडन इंफॉर्मेशन मिली हमें कि इन्होंने परचेज करी थी मशीनरी। अब हम इसके बाद एक अकाउंट और बनाएंगे और वो अकाउंट होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाने की वजह क्या है कि देखिए, जब भी नॉन करंट एसेट्स की कोई भी एडजस्टमेंट दी है तो उसका हमने अकाउंट बनाना है। क्योंकि एसेट है तो डेबिट में ही बैलेंस होगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई थी, इस वजह से हम इसका अकाउंट बना रहे हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना बैलेंस दिया हुआ था इसका। नॉन करंट
जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बैलेंसेस दिए हमें 2 लाख एंड 2,70,000, तो 2 लाख और दूसरी तरफ हमने लिख दिया जी 2,70,000। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कहते हैं। एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹80,000 वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000। 80,000 के इन्वेस्टमेंट को बेचा और 16,000 प्रॉफिट लेके बेचा, तो 80 में 16 अगर हम जोड़ दें तो यानी कि कितने में बेचा, 96,000 में बेचा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे कि भाई हमने सेल किया है, कितने में सेल किया है, 96,000, और रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट आ गया। जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ गया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे कि भाई ये प्रॉफिट था, और प्रॉफिट कितना था, 16,000 रुपीज का। इसके अलावा इसमें और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंस करके पता करेंगे अगर कोई हिडन इंफॉर्मेशन दी है तो। टोटल कर रहे हैं हम इसका, क्रेडिट साइड बड़ी है, टोटल आ रहा है 3,66,000 और इस तरफ बैलेंस निकल के आ रहा है, और बैलेंस निकल के आ रहा है भाई 1,50,000 रुपीज का। और ये जो बैलेंस निकल के आ रहा है ये आपको पता है कि ये शो करेगा आपने परचेज किया है, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये परचेज हो गई और हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने इनके अकाउंट्स बना लिए। अब अकाउंट्स बनाने के बाद अब हम चलेंगे अपने वर्किंग नोट पे। तो क्वेश्चन के लिए हम शुरू करने से पहले ये बेसिक चीजें तैयार कर लेते हैं और हम आ रहे हैं वर्किंग नोट पे। सबसे पहले आपको सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल लेके चलना होता है। क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं, और सरप्लस देखिए आपका पहले 2 लाख रुपीस का था, ये सरप्लस दिया हुआ है बैलेंस, और अब हो गया जी 3,40,000, यानी कि सरप्लस जो है वो ड्यूरिंग द ईयर है 1,40,000 रुपीज। तो सरप्लस लिख दिया मैंने 1,40,000। प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोपोज डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरिम डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ट्रांसफर टू रिजर्व्स है। ये देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में ही होगा। और ये क्या चेंज हुआ है कि 2,40,000 से ये 3 लाख रुपीस का हो गया है। पहले 2,40,000 का जनरल रिजर्व होता था, अब 3 लाख रुपीस का रिजर्व हो गया है, यानी कि 60,000 रुपीस प्रॉफिट से यहाँ पे ट्रांसफर किए गए होंगे, तभी तो रिजर्व बढ़ा। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना किया गया, 60,000 रुपीस। तो 60,000 रुपीस हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इसका टोटल कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 2 लाख। अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मिल गया। अब जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मिल गया, तो हम अब क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ रहा था आपका 2 लाख। एज यूजुअल बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मेरे को लगता है मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप बोर भी होते होंगे, क्योंकि लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। बी और सी पार्ट में प्लस माइनस करना है। क्या क्या चीजें लेनी होती हैं, बहुत सी कॉमन चीजें क्या है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट आइटम्स। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई, जो कॉमनली मिलता ही मिलता है वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का हमने अकाउंट बनाया था, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट बना था, मशीनरी का एक्यूमुलेटेड ऑप्शन था, और उसमें हम लोगों ने बैलेंस निकाला था कि हमारा एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का बैलेंस कितना है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना है। तो ये देखिए आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो दिया हुआ है।
रिडम्पशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है आपका 1,60,000 रुपीज। तो इस पार्ट को हम लोग लिखते हैं वहां पे जाके 1,60,000। तो 1,60,000 डेप्रिसिएशन। फिर इसके अलावा हमने देखना होता है कि कोई भाई आपके ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके पास इंटेंजिबल एसेट है और वो अमोर्टाइज हो रही है। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास कोई इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट कोई है ही नहीं, तो अमोर्टाइजेशन का पार्ट खत्म हो गया। फिर आ जाते हैं हम इंटरेस्ट के ऊपर। अब देखिए 10% डिबेंचर्स हैं और 10% डिबेंचर्स हैं। यहां पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट जो है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, पर वो दिया कहां से गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि वो यहां से नॉन ऑपरेटिंग होता है तो उसको हमने एडजस्ट करना है। देखिए आप यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो ये है कि ये जो 1,20,000 रुपीज के डिबेंचर्स बढ़ गए हैं, ये कब इश्यू किए गए। यहां पर जो लाइन मिसिंग है वो क्वेश्चन में ये है कि 1,20,000 के डिबेंचर्स हमने आज इश्यू करे। ये एक पॉइंट मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर टीएस लेवल के। एग्जाम में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको बताएंगे कि ये जो नए डिबेंचर इश्यू किए हैं या नया लोन लिया है, ये कब लिया गया। ये पहले दिन लिया गया, बीच में लिया गया, या क्लोजिंग डेट को लिया गया। अगर क्लोजिंग डेट को लिया गया यानी कि आज लिया गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं। बिगिनिंग में इश्यू किए गए थे तो भाई पूरे साल की उनको भी इंटरेस्ट मिलेगी। बीच में इश्यू किए गए तो हाफ ईयर की इंटरेस्ट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट जो मिसिंग है वो ये है कि जो डिबेंचर्स नए इश्यू किए गए हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर है। ये क्वेश्चन की एक मिस्टेक है। तो हम यहाँ पर इसी तरह से चलते हुए चल रहे हैं। जो नए डिबेंचर्स हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर इश्यू किए गए हैं इस साल में। तो अगर इस साल के एंड में इश्यू किए गए यानी कि आज इश्यू किए गए, इसलिए उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम? 2 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर। और 2 लाख का अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ रहा है 20,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और बाकी एग्जाम में आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगी। आप देखिए अगर ये बिगिनिंग में इश्यू किए गए होते तो जो आपके नए डिबेंचर्स हैं 1,20,000 के, उनको भी इंटरेस्ट मिलती और 2 लाख के जो पहले से उनको तो इंटरेस्ट मिलती। अगर मान लीजिए कि मिड ऑफ द ईयर में इश्यू किए गए होते तो भाई जो नए 1,20,000 के डिबेंचर आए उनको आधे साल की इंटरेस्ट मिलती। तो क्वेश्चन में वो बताते हैं कि कब ये इश्यू किए गए थे और अगर रिडम्पशन किए गए तो कब रिडम्पशन किए गए। ऐसा आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो कैलकुलेट होके आ रही है 20,000 रुपीज। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखना होता है कि कोई लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ एसेट्स के ऊपर। तो देखिए लॉस भी था और प्रॉफिट भी था। आपको याद होगा जब हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा था, और जब मशीन को बेचा था तो मशीन में हमारे पास क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर मशीन में हमारा लॉस कितना हुआ? 10,000 रुपीज का। और ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है, इसलिए हम इसको यहाँ से इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे 16,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ था। इसको भी हम हटाएंगे क्योंकि ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो कि है भाई आपका 10,000। और दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो डिडक्ट होगा। क्यों डिडक्ट होगा? क्योंकि प्रॉफिट जाके प्रॉफिट के अंदर जुड़ गए होंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ गए होंगे इससे, तो उनको बाहर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो है वो माइनस होगा। प्रॉफिट किस पे हुआ था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। कितना हुआ था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट? 16,000 रुपीज का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और है नहीं, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 1,80,000। और 16,000 आप इसमें से डिडक्ट करेंगे। ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है? इतना पार्ट यहाँ से डिडक्ट होना है।
तो 2 लाख प्लस 1,80,000 और ये हो जाएगा 3,80,000 नहीं 1,90,000 हो रहा है यहाँ पे। टोटल इज 1,90,000। 6 + 2 + 1 टोटल इज 190। टोटल हो रहा है 390। 390 में से 16 जाएगा तो 190 और 2 लाख 16 माइनस किया तो इट विल बी 3,74,000। 3,74,000 हो गया। तो हम आगे चलते हैं। हमारा पहला पार्ट यहाँ पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमने वर्किंग कैपिटल के पार्ट का इफेक्ट देना है। वर्किंग कैपिटल में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसीडर करके चलते हैं। तो करंट एसेट्स में हम चल रहे हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, जो आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। करंट इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानते हुए कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं, उसको कैश में हम जोड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 4 लाख से 1,80,000 हो गए, यानी कि इसमें डिडक्शन हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया 2,20,000 रुपीज का। तो डिक्रीज इन करंट एसेट है और किससे हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल्स से। कितना हो रहा है हम लिखेंगे साथ के साथ। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डिडक्शन डिक्रीज हो रहा है 2,20,000 रुपीज का। इसके बाद अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। आपको पता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बोरिंग्स जो पार्ट होंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, फिर चाहे तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ट्रेड पेबल्स जो है वो 1,80,000 से 1,50,000 हो गए, दूसरी करंट लायबिलिटी। तो 30,000 रुपीज की ये डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो है यहाँ पर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपने लिखनी है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है आपकी 30,000 और ये है आपके ट्रेड पेबल्स 30,000 रुपीज। टोटल आपने किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये आ जाएगा 2,20,000। 30,000 आपने यहाँ पर माइनस करना है और अब आपने देखना है आपका बैलेंस कितना आ रहा है। कैश जनरेटेड आपका आ जाएगा 5,64,000। यहां पर इनकम टैक्स की कोई भी बात नहीं कही गई थी। अब कोई भी बात नहीं कही गई है तो माइनस करने के लिए नील पार्ट होता है और हमारा जो फाइनल कैश जो है वो कैश फ्लो हुआ है 5,64,000 रुपीज का। तो 5,64,000 हम आंसर लिखते हैं। पहली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब शुरू करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको पता है हमें नॉन करंट एसेट के पार्ट पे जाना है। क्वेश्चन में चलते हैं हम नॉन करंट एसेट के पार्ट पे। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट टेंजिबल है और फिक्स एसेट टेंजिबल नोट नंबर 2 में है। और नोट नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या थी? मशीन हमने जो मशीन के लिए हमने क्या किया हुआ है? एक अकाउंट बनाया हुआ है और उसके अकाउंट में जाकर हम चेक करेंगे कि मशीन में हमने क्या चेंजेस किए। तो हम आ रहे हैं अब हम मशीन अकाउंट में। देखिए मशीन के अकाउंट में क्या है, आपके पास दो चेंजेस हैं। एक तो आपने परचेज किया है 8,80,000 का और दूसरा आपने सेल किया हुआ है 20,000 रुपीज का। तो जब आप परचेज करोगे आपके पास से पैसे जाते हैं, कैश जाता है। जब आप सेल करते हो तो आपके पास पैसे आते हैं। तो आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो को लिखते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो में हेडिंग्स लिख दे रहा हूं। आपने सेल करी मशीन 20,000 की, अभी अभी हम देख के आ रहे हैं अकाउंट में। तो सेल ऑफ मशीन, इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ, पैसे आएंगे जब मशीन बेचेंगे 20,000 रुपीज।
इसके अलावा हमने परचेज भी करी थी मशीन, पैसे जाएंगे परचेज ऑफ मशीन, और इसमें जो है हमारे पास से पैसे जा रहे हैं 8,80,000 रुपीज। इसके बाद देखिए आपने देखा है कि यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी हमने अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसमें भी एक परचेज और एक सेल थी। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कितने रुपए की परचेज और सेल है। हम इसके लिए अकाउंट बना चुके हैं। अकाउंट में से ही इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है जब हम अकाउंट को बनाते हैं। तो अकाउंट में देखते हैं क्या परचेज है और क्या सेल है। ये आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। परचेज करी है आपने 1,50,000 की, और सेल करी हुई है आपने 96,000 रुपीज की। तो अब हम इस पार्ट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो सेल करी थी हमने 96,000 रुपीज की, और इसके अलावा परचेज भी करी थी, अभी हम देख के आए हैं, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो हमने परचेज करी थी वो थी आपकी 1,50,000 रुपीज की। तो हमारे पास इनफ्लो में टोटल अमाउंट आया है 1,16,000 रुपीज, और आउटफ्लो में टोटल अमाउंट हमारे पास से गया है जो 10,30,000। तो 10,30,000 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि इतने पैसे गए हैं। अब आंसर माइनस में आ रहा है, और आ रहा है जी 9,14,000। तो इतने पैसे हमारे पास से चले गए हैं। वी विल राइट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज यूजुअल आपको पता है शेयर्स, बोरिंग्स, उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स को लेके चलना होता है। तो इसमें भी हम हेडिंग लिख लेते हैं। पैसे आएंगे तो वी विल राइट इनफ्लो, जाएंगे तो वी विल राइट आउटफ्लो। इसके लिए हम क्वेश्चन में चल रहे हैं और मेन पार्ट पे चलते हैं, बैलेंस शीट में। और सबसे पहले देखते हैं कि शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल का फिगर 12 लाख से 16 लाख हो गया है, यानी कि हमने 4 लाख रुपीस के शेयर्स इश्यू किए। और जब हमने 4 लाख के शेयर इश्यू किए हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो हम लोग लिख रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख है। शेयर्स के बाद देख लेते हैं यहाँ पे डिबेंचर्स भी थे, और डिबेंचर्स जो है वो 2 लाख के पहले थे। अब डिबेंचर्स जो है वो 3,20,000 के हो गए, यानी कि हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं 1,20,000 के। और अगर हम डिबेंचर इश्यू करेंगे तो हमारे पास फिर फंड्स आएंगे, हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो हम लोग ले करें डिबेंचर्स से हमारे पास आए हैं 1,20,000। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी क्वेश्चन में गिवन था। अब जो क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है ये बढ़ रहा था। यहां पर देखिए पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 0 था, पहले 0 है, अब वो 20,000 हो गया है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी आपके पास पैसे आए होंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमारे पास अमाउंट आ रहा है 20,000। फिर इसके अलावा देखिए आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में बैंक लोन भी था। तो बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। शेयर, डिवेंचर, लोन जिससे फाइनेंस करके बिजनेस चल रहा है, जिससे रुपए लेके हम कारोबार कर रहे हैं, तो वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने शो करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि शेयर, डिवेंचर्स तो लिख लिए, अब लोन पे आते हैं। बैंक लोन 1,80,000 का था, अब रह गया जी
सॉरी 1,10,000 का था, अब रह गया 80,000। तो 110 से जब 80 हो गया तो 30,000 रुपीज हमने वापस कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये बैंक लोन का पैसा लौटा दिया। और बैंक लोन का पैसा हमने कितना लौटा दिया है? 30,000। शेयर डिबेंचर्स लोन्स तो लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे इनके ऊपर हमने कोई डिविडेंड्स पे करे हैं या हमने कोई इंटरेस्ट पे करी है। तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड्स की तो कोई भी बात थी नहीं, पर आपने इंटरेस्ट पे करी थी डिबेंचर्स के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम यहाँ पर शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो मेरा 20,000 रुपीज का था। यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेटेड ऑलरेडी। तो हमारे पास टोटल इनफ्लो जो हुआ है वो हुआ है जी 5,40,000 और पेमेंट्स कितनी गई हैं? 50,000। और नेट रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास से? 4,90,000 रुपीज हमारे पास प्लस हो गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैश जनरेटेड, इतने रुपए का कैश जनरेटेड है हमारे पास। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट में जाके देखते हैं कि तीनों एक्टिविटीज से क्या चेंज हुआ, तीनों एक्टिविटीज में कैश का क्या इफेक्ट आया। तो फर्स्ट एक्टिविटी में, सेकेंड एक्टिविटी में और थर्ड एक्टिविटी में क्या क्या हुआ। फर्स्ट वाली एक्टिविटी में आपके पास प्लस हुआ था 5,64,000। सेकेंड वाली एक्टिविटी में आपके पास से माइनस हो गया था 9,14,000 रुपीज। और थर्ड वाली एक्टिविटी में आपके पास कैश जनरेटेड था और कैश जनरेटेड था आपका 4,90,000। इन तीनों को जब हम फाइनली प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 1,40,000 रुपीज प्लस में आ जा रहे हैं। यानी कि कैश में चेंज क्या हुआ कि 1,40,000 हमारे पास प्लस हो रहा है। तो हम फोर्थ पार्ट में आते हैं और हम लिखेंगे यहाँ पर कि नेट increase in cash and cash equivalents and it is 1,40,000। फिर अब हम इसमें देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग कितना था। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में यहाँ पर एक नोट पड़ा हुआ था और नोट में नंबर है उसका 3। तो हम नोट नंबर 3 पे जाएंगे और करंट इन्वेस्टमेंट्स भी देखेंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स तो ओपनिंग में 80 हैं और क्लोजिंग में 160 है। तो हम इस पार्ट को लिख लें, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, ओपनिंग में भी हैं और क्लोजिंग में भी हैं। काफी सारे क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपके कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। फिर हम देखते हैं कैश इक्विवेलेंट्स में आपको क्या दिया हुआ। कैश इक्विवेलेंट्स में आप नोट नंबर 3 पे जाते हो तो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है। तो हम चाहें तो इसको इकट्ठे लिख दें या अलग अलग लिख दें। हम अलग अलग लिख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगी बात। तो कैश और बैंक। तो यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट्स का जो बैलेंस था वो था आपका 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस था आपका 1,60,000। कैश का जो ओपनिंग है वो है 1,10,000 और साथ के साथ बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है आपका 1,30,000। क्लोजिंग में है आपका 1,40,000 और 1,60,000। अब मैं इनके बैलेंसेस को एक बार चेक भी कर लेता हूं। तो देखिए 140, 160, 110, 130, ठीक है जी। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितना है। तो यहाँ पर जो टोटल हो रहा है 3,20,000 हो रहा है और 3,20,000 में ऊपर का 1,40,000 मिला के यहाँ पर कितना आना चाहिए? ये आ जाना चाहिए आपका 4,60,000। और अब हम अंदर से इसको चेक भी कर लें कि क्या ये 4,60,000 हो रहा है। 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,60,000 तो 460, यस 4,60,000। तो चलिए फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।